वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने आप सबके लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि जो आपका सिलेबस है दैट्स नॉट डिफाइंड, इट्स रिटन जियोग्राफी, वहां पे फिजिकल जियोग्राफी का इट्स। देखिए, आप अपना सिलेबस देख भी सकते हो स्क्रीन में, क्या दिया हुआ है आपके सिलेबस में। दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड योर सिलेबस। आप में बहुत सारे वो कैंडिडेट्स है हु हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स for many competitive exams, but at the same time there are many students for the beginners, even those students who have been studying for the different exams of service selection board, उनको भी समझ नहीं आ रहा था। They were not able to understand, they were not able to comprehend what to read and what not to read. And there are the students who are the beginners जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना BA, BSc, BCom वगैरह कंप्लीट किया। They were totally perplexed. They were not understanding what to read and what not to read. And मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रही थी, सर हमें ये बताइए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। And finally I decided, instead of helping few students, I'll try to help all of you. I'll try to guide all those students जिनको अभी नीड है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है समझने के कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सो ये जो सीरीज है, जो वीडियोस है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कितने वीडियोस मैंने अपलोड किए आप के लिए। एंड आई विश आप ये वीडियोस देखिए, सारे के सारे वीडियोस, सो दैट यू अंडरस्टैंड। हमें अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यू अंडरस्टैंड पॉलिटी में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप स्टार्ट करोगे पॉलिटी ये पढ़ना एंड यू वोंट रीच एनीवेयर। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था 45 डेज स्ट्रेटजी, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ये आपके पास 45 डेज है, हाउ टू यूटिलाइज 45 डेज। सो आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक वाइज वेटेज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर था, आई एम ट्राइंग टू एनालाइज दैट एज वेल। सो हम स्टार्ट करते हैं, बट आई विश कि आप ये वीडियो पहले से लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कौन से पोर्शनों पे हमें फोकस करना है और कहाँ कम फोकस ये करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास वो पोर्शन है जहां आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, एंड यू हैव द पोर्शंस वेयर यू हैव टू डिवोट अ वेरी लिमिटेड टाइम। यू हैव सर्टेन पोर्शंस व्हिच आर लिमिटेड, यू हैव सर्टेन पोर्शंस व्हिच आर नॉन लिमिटेड। वहां आप जितना भी स्टडी करेंगे कम है। सो आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर। देखिए, ये जो लेक्चर है टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर जो पेपर था या उसकी एनालिसिस है। जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आया था, प्रीवियस ईयर पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी टोटल 100 मार्क्स है। समझिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर था, जब हमने पेपर दिया था, हमने एग्जाम दिया था, टोटल 100 मार्क्स थे और क्वेश्चन कितने आए थे? 100 ही आए थे। आज आपके 150 मार्क्स है और आपके जो क्वेश्चंस है वो 120 है। रिमेंबर, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। और जो हमारे सिलेबस में कंपोनेंट्स थे, वो आपके जो आपका सिलेबस है उससे कम ही कुछ कंपोनेंट्स। आई विल एक्सप्लेन कि कौन कौन से कंपोनेंट ज्यादा इंट्रोड्यूस किए गए। जो हमारा पेपर था, जो करंट अफेयर्स था, उसमें से 6 क्वेश्चंस आए थे। Only and only 6 questions were asked from the current affairs, and they were, देखो, superficial is, अगर आपने सपोर्ट्स के बारे में स्टडी किया है अभी रिसेंटली, किसको कहां से कौन सा मेडल मिला इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली सी द इंटरनेशनल, दैट्स एन इम्पोर्टेंट। वैसे ही आए थे इकोनॉमी में, मोदी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, दैट्स व्हाट दे वर बीइंग आस्क्ड। जो आप कॉमनली स्टडीज करते हो, कॉमनली देखते रहते हो, वही आए थे हमारे एग्जामिनेशन में। सो आई विल एक्सप्लेन, कल का जो वीडियो अपलोड होगा, आई विल एक्सप्लेन द करंट अफेयर्स, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टडी ओनली दोज टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुमारो हियर। आपके करंट अफेयर से आपको 6 क्वेश्चंस आए थे टोटल, और आपकी हिस्ट्री से यू हैव द 3 पार्ट्स इन द हिस्ट्री। आप मेरा वीडियो भी देख लेना, हिस्ट्री की मैंने एनालिसिस की है हिस्ट्री, और मैंने आपको बताया भी है वहां। रिमेंबर, आपका जो मॉडर्न है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन, यहां ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। मॉडर्न से 9 क्वेश्चंस आए थे,
बात समझ आ रही है ना? जो आपका मॉडर्न पोर्शन है, पर्टिकुलरली रिवोल्ट ऑफ 1857 से आगे जो पोर्शन आता है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वहां ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। 9 क्वेश्चंस आए थे जब हमने एग्जाम दिया था, और आपका जो मिडिवल पोर्शन है, मिडिवल जो आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एटसेट्रा है, वहां से 2 क्वेश्चंस आए थे। सो अगर आप उसको स्किप भी करोगे या थोड़ा बहुत ही ये पढ़ोगे, सो यू डोंट हैव टू गिव मोर फोकस ऑन द मेडिवल हिस्ट्री। और रही बात किस हिस्ट्री की, द एंशिएंट, एंशिएंट से हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आए थे। सो मैं कहता हूं मेडिवल से कोई भी एग्जाम देख लो, वहां से ज्यादा नहीं आते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फोकस कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। उसके बाद आपकी जियोग्राफी आती है। जियोग्राफी से अराउंड 16 क्वेश्चंस आए थे। देखो, दिस इज ह्यूज, बात समझ आ रही है ना? 16 क्वेश्चन थे, ह्यूज। सो हम हमारे टाइम में जियोग्राफी से 16 आए थे, पॉलिटी से भी 16 आए थे, इकोनॉमी से टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे, एनवायरमेंट से 4 क्वेश्चंस आए थे, जनरल साइंस से 17। यू हैव द 3 डिफरेंट पार्ट्स। यू हैव द आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास फिजिक्स है, आपके पास बायोलॉजी है, उससे 17 क्वेश्चंस आए थे। जो आपका सी सेट आता है, उन दिनों सी सेट में 2 पोर्शंस थे, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी में 2 क्वेश्चंस आए थे या एक, और नहीं 2 क्वेश्चंस आए थे, और जो जनरल मेंटल एबिलिटी वहां से 5 क्वेश्चंस आए थे। कंप्यूटर का 1 आया था, और जनरल नॉलेज के 11 क्वेश्चंस आए थे। बात समझ, जनरल नॉलेज लाइक फॉर आपको कहा गया था सारक का जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या ऐसे ही बहुत सारे हेडक्वार्टर पूछे गए थे, लाइक दीज थिंग्स। सो दैट्स अ जनरल नॉलेज दैट फॉलोज विद इन द डोमेन ऑफ जनरल नॉलेज। वहां से 11 क्वेश्चन वो यूजुअली पता होता है जब आप पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री पढ़ते हो, वहां से भी यू कैन नो अबाउट द जनरल नॉलेज। लेकिन जो आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। आपके सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए, जनरल इंग्लिश ये नहीं था हमारे एग्जाम में, हमारे टाइम। कंप्यूटर ये नहीं था हमारे टाइम। सी सेट में टोटल बेसिक न्यूमरेसी और जनरल मेंटल ये एबिलिटी था। बात समझ आ रही है ना? आज आपके सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल्स है, आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग है, आपके एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन है। दीज आर द 3 डिफरेंट, और जैन के रीऑर्गेनाइजेशन भी। सो ये नए टॉपिक्स कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं आपके सिलेबस में। सो आपको फोकस कहाँ करना है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है, हमारे टाइम एक ही साथ सबका लिया गया था, एक ही पेपर था। किसी ने ये नहीं कहा था कि सर डिस्क्रिमिनेशन हुई। there was no such thing as discrimination, because all the candidates who were ready to participate in the examinations, they sit and they give the exam in a single day. सबका पेपर एक जैसा था। लेकिन here it is a CBT की प्रॉब्लम क्या है? आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल 10 दिन चलेगा। पहले दिन एक पेपर, सेकंड दिन दूसरा पेपर, थर्ड दिन थर्ड टाइप ऑफ पेपर। सो यू हैव टू स्टडी थिंग्स। आपको डेप्थ से पढ़ना होगा ना। अगर आप डेप्थ से नहीं पढ़ोगे तो हर कोई पोर्शन एटलीस्ट टच करना होगा। सो व्हाट आई थिंक, करंट अफेयर से आप लीजिए 8 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। रिमेंबर, ये करंट, लेकिन करंट में एक प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स में। फॉर एग्जांपल, आपने सारा करंट अफेयर्स पूछ लिया, लेकिन फिर भी कम में कोई वो क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने किसी स्टेट का। सपोज दे आस्क्ड अबाउट एनी स्टेट, तो क्या करोगे? स्टेट का तो आप पढ़ते ही नहीं हो। सो करंट इज अ वेरी वास्ट। 8 से 10 you have to expect 8 to 10 questions from the current affairs. Then you have the history. History से आप एक्सपेक्ट करते हो 10 से 12 से 14 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिस्ट्री पोर्शन से आएंगे। और हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंस ये है, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में से आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में से इसमें 8 से 9 आएंगे। 8 से 9 क्वेश्चंस। रिमेंबर, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आपका आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, फेज ऑफ मॉडरेटर्स, फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, उसके बाद रिवोल्यूशनरी फेज फर्स्ट,
उसके बाद गांधी रिवोल्यूशनरी फेज सेकंड, उसके बाद जितने भी खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविदेशी एंड सो तो पहले हुआ था, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, कीप वॉच ऑन देट, उन सबको पढ़ लेना। बात समझ आ रही है ना? ये आपकी हिस्ट्री। और जहां तक मेडिवल का, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द मेडिवल, यू हैव टू फोकस ऑन एंशंट। एंशंट कुछ इट्स नॉट सो डीप, एंशंट को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है ना? उसके बाद जियोग्राफी, देखिए जियोग्राफी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू द टू पोर्शंस। यू हैव द फिजिकल जियोग्राफी वेयर आई टेल यू आपको क्या क्या पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी द यूनिवर्स, लेटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। जो मैंने ये वीडियो देखे, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जियोग्राफी पे, दो वीडियोस। एक तो था हमारी जो कंट्री इंडिया, और जो इंडिया की जियोग्राफी है, आई एक्सप्लेन द इंडियन जियोग्राफी, द टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द इंडियन जियोग्राफी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिजिकल जियोग्राफी, आई एक्सप्लेन इट एज वेल, द फिजिकल पोर्शन विच यू आर गोइंग टू रीड। सो जियोग्राफी से आप 10 से 12 से ज्यादा भी आ सकते हैं। बात समझ? सो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन दोनों पे आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये दो वो सब्जेक्ट है जहां जहां आपको ज्यादा मार्क्स फेच हो जाएंगे। देन यू हैव द पॉलिटी। पॉलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। पॉलिटी से भी आपको 10 से 15, मुझे लगता है 10 से 14 तो क्वेश्चंस आ ही जाएंगे पॉलिटी। बिकॉज अगर आपको पुलिस में आना है तो you have to be more cognizant about the polity. You should understand the polity, the legislature, all these things. So I think, I expect they may ask you certain things from the polity as well. आज आपका एक नया टॉपिक है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इससे आप एक्सपेक्ट कर लो 2-3 ये क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे आपको। तो आई थिंक कल मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, कल या परसों, J&K रीऑर्गेनाइजेशन में, और आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स ऑन दिस। सो 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे रीऑर्गेनाइजेशन में। जहां तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात है, इंडियन इकोनॉमी में 8 से 10 से 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन। और जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इंडियन इकोनॉमी है, कीप वॉचिंग दैट, उसको देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था। देखिए इन 4 सेक्टरों में किस सेक्टर में ज्यादा शेयर, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा आप ये ऐसे ही बता सकते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट आया था, वो मैंने पढ़ा दिया। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, आपको मनी मार्केट के बारे में पूछेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में पूछेंगे। यू विल बी आस्क्ड अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, CRR, जितने भी वहां पे टॉपिक्स है। सो इट्स वेरी इजी, यू डोंट हैव टू वरी। देन आपका आता है द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे 5 से 10, और मेनली लाइक पेरिस एग्रीमेंट क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ग्लोबल वार्मिंग, दीज आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इकोनॉमी। देखिए अगर हिस्ट्री से आपके आ जाते 10 क्वेश्चन, यहां से 10-12, सपोज हम 10 ही करते, 10 10 10 20 10 30 10 हो गए 40, यहां तक इन 5 पोर्शनों से, मैं इन 6 पोर्शनों से आपके तकरीबन 70 से ज्यादा आएंगे। More than 70 questions will be asked from the history, geography, polity, economy, environment and general sciences. And I am saying, अगर किसी को इन पे hold है, if there is somebody who has studied these portions very well, वो expect कर सकता है। अगर यहाँ से वो कम भी fetch कर लेगा, if he'll fetch very limited marks from other portions like general English, like computer, like CSET, और जनरल साइंस से 10 से 15, बिकॉज जनरल साइंस से पूछते थे। हमारे यहाँ तो 17 क्वेश्चंस आए थे। हियर दे में आस्क यू आई थिंक लाइक 10 to 15। जनरल इंग्लिश, देखिए इंग्लिश इज वास्ट, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने कल में जनरल इंग्लिश का एक एनालिसिस बनाऊंगा कि कौन कौन से पोर्शन पे आप फोकस करेंगे। Like you had the synonyms, you had the antonyms, you had the phrases, you had the comprehension, you had the tenses, you had the narration, you had the passive active. That's an important general English भी आप ये पढ़ लेंगे। Then आपका रहा कंप्यूटर मैंने कल एक एनालिसिस का एक वीडियो बना दिया कि कंप्यूटर से उतने डिफिकल्ट आपको नहीं पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन। आई थिंक लाइक दैट। यूजुअली एसएसबी तो कभी कभी एसएसपी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं रिसेंटली देख रहा था
वो जो स्टूडेंट जिन्होंने who are having the degrees in the computer sciences, वो भी बेचारे पजलर थे कि इनका आंसर क्या है. So such a difficult things, वो तो that simply means कि they don't want you to get succeed. That's all. उसके बाद आपका सी सेट, जो हमारा सी सेट था प्रीवियस, फॉर एग्जाम्पल हमारे सी सेट में सिर्फ 2 पोर्शन थे, रिमेंबर देख. एक था जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा था बेसिक न्यूमरेसी. दीज वर द 2 पोर्शन जो हमारे जनरल मेंटल एबिलिटी में थे, जो हमारे सी सेट में थे. आज आपके सी सेट में यू हैव द 5 डिफरेंट पोर्शन. You have the interpersonal skills, you have the general mental ability, you have the logical reasoning, you have the basic numeracy, you have the data interpretation. Watch the video जो मैंने सी सेट पे बनाया हुआ है एक वीडियो. वॉच दैट वीडियो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो. वहां से आपको समझ आएगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या पढ़ोगे. मैं कहता हूं यहां से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जनरल मेंटल एबिलिटी से 5 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चंस, बेसिक न्यूमरेसी से 5 ये क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशन से 1-2 क्वेश्चंस. अराउंड मुझे लगता है 17 से और 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द सी सेट दिस ईयर. सो सी सेट विल बी द डिसाइडिंग. सी सेट के लिए आप क्या करोगे, दिन भर ये पढ़ो, शाम 7 से 8 से 9 से 10 3 घंटे सी सेट में दो. देखिए आपको सिर्फ ट्रिक्स का पता होना चाहिए. आप डायरेक्शन देख लेंगे, वहां कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल अंडरस्टैंड. ब्लड रिलेशन के बारे में यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या पढ़ना है. सो ये एक टॉपिक वाइज वेटेज मैंने किया था वहां, क्योंकि वहां पे कोई वेटेज नहीं दिया गया है. यहां से आपको समझ आया होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, environment and sciences. These are the portions which will be the deciding portions. Most of the questions may be asked from these sections. So read these sections very well. Second important thing is that हर कोई पोर्शन, हर कोई जितने भी कॉन्सेप्ट्स हिस्ट्री में है सबको you have to study all the portions because it's a CBT, it's a computer based test. आपके अलग अलग दिन हो जाएंगे टेस्ट. सो पहले दिन एक टाइप का पेपर होगा, नेक्स्ट डे इट विल बी इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, थर्ड डे इट विल बी इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर. सो व्हाट आई एम सेइंग, कीप रीडिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कह रहे थे अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम. सो आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम. So thank you for watching this video.